नेक्स्ट टॉपिक जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ना है अपने को। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन किससे रिलेटेड है, क्या है, ये समझते हैं। सबसे पहली चीज तो बच्चे लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है ना हम प्रूव करेंगे स्टेडी फ्लो के लिए, स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। अब इनकम्प्रेसिबल फ्लो हम पढ़ चुके हैं, बराबर है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोले तो क्या, जो कंप्रेस नहीं होता, मतलब जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। कोई भी फ्लूइड की अगर डेंसिटी कांस्टेंट होती है तो ऐसे फ्लूइड को क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं। ठीक है, देन स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो भी हम देख चुके हैं। स्टेडी फ्लो के बारे में क्या बताया था बच्चे लोग मैंने, स्टेडी फ्लो मतलब ऐसा फ्लो है जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टी जैसे कि प्रेशर, वेलोसिटी, ठीक है, चेंज नहीं होते विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ये चेंज नहीं होते। तो हम जो कंटिन्यूटी इक्वेशन निकालने वाले हैं वो किसके लिए निकालने वाले हैं, वो निकालने वाले हैं इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो के लिए। ठीक है, अब पहले समझ लेते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलने वाला है। बच्चा लोग जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना, ये बोलता है कि अगर कहीं भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है किसी भी सेक्शन के अंदर, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, पतला है, जाड़ा है, कैसा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन, जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड एक सेकेंड में फ्लो होगा थ्रू आउट दैट सेक्शन वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब मान लो एक इरेगुलर शेप और साइज का पाइप है, अगर उसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उस पाइप के अंदर हर पोजीशन पे कितना फ्लूइड एक सेकेंड में फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है, वो क्या रहेगा, सब जगह पे उस पाइप के अंदर सेम रहेगा। दिस इज नथिंग बट कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो ओरल बोलने के लिए बोल दिया, आता कैसे अब ये देखते हैं अपन इसको। ठीक है, सो विल स्टार्ट। कंसीडर एन इनकम्प्रेसिबल स्टेडी consider an incompressible fluid having steady flow। उसका फ्लो कैसा है बच्चा लोग, स्टेडी फ्लो। इनकम्प्रेसिबल बता चुका हूं, डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, और स्टेडी बता चुका हूं जिसमें उसकी प्रॉपर्टी जो है प्रेशर और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सो हियर आई विल राइट फॉर स्टेडी फ्लो द वेलोसिटी of the fluid particle remains constant at every point rather than at any point। हर पॉइंट पे velocity constant होती है, but it varies फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ये वैरी करेगा। क्यों करेगा बच्चा लोग, मैंने बोला ना टाइम जब तक सेम है तब तक वेलोसिटी सेम रहेगी। वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाली है। ठीक है, लेकिन एक जगह से जब दूसरे जगह पे जा रहा हो तो क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है ना। तो पोजीशन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज हो ही जाएगी। ठीक है, स्टेडी फ्लो का मतलब है वेलोसिटी जो है टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद भी उतना ही फ्लो होना चाहिए, मतलब टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगा, दैट इज स्टेडी फ्लो। लेकिन यहां से अगर 10 मीटर पर सेकंड फ्लो हो रहा है, मैं थोड़ा आगे जाऊं तो वहां पे फ्लूइड चेंज हो जाएगा क्योंकि पोजीशन चेंज हो गया। पोजीशन के हिसाब से कांस्टेंट नहीं है, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी कांस्टेंट है स्टेडी फ्लो में। ठीक है, सो फॉर अ स्टेडी फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी पॉइंट बट इट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। यहां तक कोई तकलीफ, जाओ आगे। सो नाउ कंसीडर दिस सेक्शन A1 एंड A2। मैं आपके लिए सेक्शन बनाता हूं, देखो A1 A2, ये फ्लूइड के लिए मैंने पाइप बना दिया। ठीक है, लेट से इधर का एरिया A1 है, इधर का एरिया A2 है। फ्लूइड जो है इस तरीके से फ्लो हो रहा है इसके अंदर। नाउ अब थोड़ा ध्यान दोगे तो सेक्शन A1 का एरिया क्या है, ज्यादा दिख रहा है ना,
लार्जर सेक्शन एरिया है और A2 का क्या है, कम है। सो सेक्शन एरिया A1 is larger than the section area A2. You can see A1 is greater than A2 है, ठीक है। अब पॉइंट अलग अलग है तो इनकी वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। मैं बोलता हूं इधर वेलोसिटी V1 है और इधर वेलोसिटी V2 है। लेट V1 and V2 be the velocities of fluid particle at section A1 and A2 respectively। A1 A2 पे इनकी वेलोसिटी क्या है बच्चा लोग, V1 और V2। अब आप समझो, देखो ये तो ब्रॉड है और ये नैरो है, दिख रहा है आपको, बराबर है। अब यहाँ पे क्या है ना बच्चों लोग, जहां पे नैरो सेक्शन होता है ना वहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? फ्लूइड को फास्ट मूव करना पड़ता है, इसलिए फास्ट मूव करना पड़ता है क्योंकि उसके पीछे देखो वो अकेला फ्लूइड पार्टिकल नहीं है ना, फ्लूइड पूरा बह रहा है तो उसके पीछे भी फ्लूइड पार्टिकल है। अगर वो फास्ट नहीं जाएगा, नैरो सेक्शन है, तो पीछे वाले फ्लूइड आके जमा हो जाएंगे, जिसकी वजह से फ्लूइड क्या हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है, उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन हम तो बोल रहे हैं फ्लूइड क्या है, इनकम्प्रेसिबल। तो अगर फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल रखना है तो नैरो सेक्शन पे फ्लूइड को क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड पार्टिकल को फास्ट जाना पड़ेगा ताकि पीछे वाले पार्टिकल जो है उनको जगह मिल सके, ठीक है। सो द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड at narrow section is larger than that, larger के बदले greater यूज करेंगे, greater than that at the wider section। जो वेलोसिटी होती है ना फ्लूइड की, नैरो सेक्शन में ज्यादा होती है वाइडर सेक्शन के मुकाबले। क्यों? This is because at narrow section the speed or velocity should increase to accommodate the fluid which are coming behind, ठीक है। तो जो पतला सेक्शन होता है ना बच्चा लोग, ये पतला सेक्शन, यहाँ पे स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से फ्लूइड और भी आ रहा है ना। अब अगर स्पीड उतनी रहेगी तो कम कम फ्लूइड जाएगा, तो कम कम फ्लूइड जाएगा तो बाकी का फ्लूइड यहाँ पे आके जमा हो जाएगा, है ना। अब फ्लो तो रुक नहीं सकता, जमा हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, फिर उतने जगह में फ्लूइड को एडजस्ट करने के लिए फ्लूइड क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, जो हमको होने देना नहीं है, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज एट नैरो सेक्शन द वेलोसिटी इंक्रीजेस टू अकोमोडेट द फ्लूइड व्हिच आर कमिंग बिहाइंड, ठीक है। एट वाइडर सेक्शन the velocity is less because there is more space, तो fluid easily accommodate हो जाएंगे। now because fluid is incompressible, क्योंकि fluid हमारा क्या है बच्चा लोग, incompressible है ना, इसीलिए नैरो सेक्शन पे ज्यादा होना चाहिए और वाइडर सेक्शन पे कम होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार नैरो पे कम रहेगा, ठीक है, ज्यादा रहेगा और ब्रॉडर पे कम रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है। अगर नैरो पे वेलोसिटी ज्यादा नहीं होगी तो फिर क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल
the velocity increases at narrow region and decreases at wider region। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर ये नहीं होगा, अगर वो नैरो रीजन पे स्पीड बढ़ेगी नहीं फ्लूइड की, तो क्या हो जाएगा, फ्लूइड कंप्रेस हो जाएगा। इफ दिस डज नॉट हैपेंस, देन द फ्लूइड विल बी कंप्रेस्ड। फ्लूइड क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। ये समझ में आ गया। इसलिए जहां पे नैरो सेक्शन होता है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होती है, और जहां पे वाइडर सेक्शन होता है वहां पे वेलोसिटी कम होती है ना। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है ना, किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे लोग, ये डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है ना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, उसी तरह कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो बोलता है सब जगह पे मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सो द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिपेंड्स ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि अगर ये फ्लूइड ट्यूब है ना, फ्लूइड ट्यूब बोलेंगे ना इसको, या फ्लो ट्यूब भी बोल सकते हैं। अगर ये फ्लूइड फ्लो ट्यूब है तो इस फ्लो ट्यूब के अंदर सब जगह पे मास क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। देयरफॉर the mass of fluid m flowing per second in the flow tube, that is fluid tube, should be same। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ? तो अब क्योंकि मास ऑफ द फ्लूइड सब जगह पे सेम होना चाहिए, इसका मतलब ये जो वन सेक्शन है, इधर का मास ऑफ द फ्लूइड भी और इधर का मास ऑफ द फ्लूइड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम वो दोनों को इक्वेट करेंगे और कंटिन्यूटी इक्वेशन को निकालेंगे। Now see, therefore mass of fluid entering A1 section over time dt should be equal to mass of fluid leaving A2 section over time dt। टाइम तो सेम है, जितना यहां से आएगा उतना ही वहां से निकलेगा, है ना। तो मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग A1 शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द फ्लूइड लिविंग A2, दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आपको समझो मास ऑफ द फ्लूइड पर सेकेंड कैसे दिया जाता है। मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड इज गिवन बाय मास, है ना, तो ये दिया जाता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। कैसे दिया जाता है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। लेकिन ये जो वॉल्यूम है ना, ये जो वॉल्यूम है ये दिया जाता है एरिया इंटू वेलोसिटी, वेयर v इज वेलोसिटी। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को अगर मैं यहां पे लाऊं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग, तो ρ1
उधर का सेक्शन एरिया A1 था, उसकी वेलोसिटी V1 थी, इज इक्वल टू लिविंग तो रो टू A2 V2। सही है। बट अपना फ्लूइड क्या है बच्चा लोग, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल बोले तो डेंसिटी सब जगह में क्या है, सेम है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, A1V1 इज इक्वल टू A2V2 इज इक्वल टू AB। ये जो इक्वेशन है दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूटी इक्वेशन। इस इक्वेशन को कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं बच्चा लोग। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं यहां से कि सेक्शन A1 हमने लार्ज लिया था, सेक्शन A2 क्या लिया था बच्चा लोग, नैरो लिया था। फिर A1 A2 जो सेक्शन है उसकी वेलोसिटी हमने डिफाइन कर दी थी V1 और V2 रिस्पेक्टिवली। अब क्योंकि A2 जो है छोटा सेक्शन है, नैरो सेक्शन है, तो जहां पे नैरो सेक्शन होता है वहां पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और जहां पे ब्रॉड सेक्शन होता है वहां पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्यों ऐसा, जहां पे नैरो सेक्शन होता है वहां पे वेलोसिटी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि जो फ्लूइड पार्टिकल है उनको पीछे वाले आने वाले पार्टिकल को क्या करना है, एकोमोडेट करना है। अगर वो अपनी स्पीड बढ़ाएंगे नहीं तो पीछे वाले भी जुड़ते जाएंगे और फिर उतनी कम जगह में सब एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। इसलिए फ्लूइड क्या हो जाएगा, फिर कंप्रेस हो जाएगा। तो फ्लूइड को मुझे कंप्रेस होने से बचाना है क्योंकि हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है। तो कंप्रेस होने से बचने के लिए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या करेगा, नैरो सेक्शन पे अपनी स्पीड बढ़ा देगा। ठीक है, फिर ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। जैसा हम बोलते हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट। उसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी होता है, ये भी बोलता है मास, जो टोटल मास है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो फ्लूइड फ्लो में हर जगह पे जो मास फ्लो हो रहा है वो द टाइम dt शुड बी कांस्टेंट। इसका मतलब जितना मास एंटर कर रहा है एक एंड से, सेक्शन 1 से, उतना ही मास लीव करना चाहिए दूसरे सेक्शन से पर सेकेंड। तो वही लिखा हमने, मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग A1 सेक्शन ओवर टाइम dt शुड बी इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड लीविंग A2 सेक्शन ओवर टाइम dt। अब मास ऑफ फ्लूइड दिया कैसे जाता है, मास जो होता है ना वो दिया जाता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो दिस इज डेंसिटी एंड दिस इज वॉल्यूम। बट वॉल्यूम जो होता है ना बच्चा लोग, वो दिया जाता है एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम जो है ये एरिया इनटू वेलोसिटी है। ठीक है, वेयर v इज वेलोसिटी। अब 1 का सेक्शन था तो रो A1 V1 इज इक्वल टू 2 का मास लिविंग, दैट इज रो A2 V2। अब रो 1 रो 2 नहीं लिया क्योंकि डेंसिटी सेम है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, तो कट जाएगा। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 विच इज AB। दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूटी इक्वेशन बच्चों लोग, इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। समझ में आ गया। तो हियर द टर्म, यहां पे जो टर्म है ना AB इज कॉल्ड एज वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो। ठीक है, और वॉल्यूम रेट बोले तो क्या होता है, रेट ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन ये क्या है बच्चों लोग, आप समझो, ये वेलोसिटी है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम फ्लक्स भी बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, अगर मैं इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, रो AB हो जाएगा। दिख रहा है ना रो AB। तो रो AB क्या है, मास है, तो इसी को क्या बोलते हैं, रो। दिस इटसेल्फ इज कॉल्ड एज dm/dt which is nothing but मास फ्लक्स। इसको मास फ्लक्स भी बोला जाता है बिकॉज ये क्या है, मास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चा लोग, तो अब मेरे को कंटिन्यूटी का स्टेटमेंट लिखना है। तो क्या लिखूंगा स्टेटमेंट, बताओ। स्टेटमेंट बहुत आसान है कंटिन्यूटी का। देखो मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन का स्टेटमेंट लिखता हूं। तो क्या पता चला, कंटिन्यूटी इक्वेशन में जो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो है, ठीक है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो किसका, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का। किसके लिए, स्टेडी फ्लो के लिए। वो क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट दी
फ्लो। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। कंटिन्यूटी इक्वेशन states that the volume or rate of flow of incompressible fluid for steady flow is constant throughout the flow। ये कांस्टेंट होता है थ्रू आउट दी फ्लो। दिस इज नथिंग बट योर कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे डिपेंड करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। तो ये याद रखना है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू AB। ऑलराइट, तो हम आगे की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमको देखना है बर्नौलिस इक्वेशन। So next is बर्नौलिस इक्वेशन। अब ये बर्नौलिस इक्वेशन है क्या और किस पे डिपेंड करता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन देखा जहां पे क्या पता चला, मास फ्लो रेट क्या है, कांस्टेंट है। और ये पता चला कि जहां पे सेक्शन नैरो होता है वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बराबर है। अब बर्नौलिस भी जो है ना इसी सेक्शन की बात करता है, लेकिन थोड़े अलग तरीके से बात करता है। देखो, अब अगर मान लो एक रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, तो रिवर अगर फ्लो हो रही है तो रिवर का विड्थ अगर ज्यादा है तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन यही रिवर अगर नैरो सेक्शन से फ्लो हो रही है, अगर रिवर की विड्थ कम हो जाएगी तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। बराबर है, वेलोसिटी शुड इंक्रीज। ये कंटिन्यूटी में अपने देख लिया। ठीक है, लेकिन जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना नैरो सेक्शन में, तो दिमाग में आता है कि वहां का प्रेशर भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चा लोग। नैरो सेक्शन पे वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन उस सेम सेक्शन पे उसका इंटरनल प्रेशर क्या है, वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्यों डिक्रीज हो जाता है? क्योंकि वो इंटरनल प्रेशर फिर वर्क डन करने के लिए यूज होता है। तो बर्नौलिस यही बारे में बात करता है। तो बर्नौलिस की अगर मैं बात करूं तो बर्नौलिस कौन है? स्विस साइंटिस्ट है जिसका पूरा नाम है डैनियल बर्नौलिस। इसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया अपने लैब में फ्लूइड के लिए, जहां पे उसने देखा कि स्पीड ऑफ द फ्लूइड फॉर नैरो सेक्शन के लिए इंक्रीज होती है, बट द इंटरनल प्रेशर एट द सेम नैरो सेक्शन डिक्रीजेस। एक नैरो सेक्शन पे स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन सेम नैरो सेक्शन पे इंटरनल प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये है बर्नौलिस का फिनोमिना। बेस्ड ऑन दिस फिनोमिना उसने क्या किया, एक इक्वेशन डिराइव किया। तो क्या है वो, अब हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं लिखता हूं बर्नौलिस के बारे में, डैनियल बर्नौलिस। ठीक है, परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट फॉर द फ्लूइड। He found that the velocity of the fluid increases in the narrow region। ठीक है,
नैरो रीजन पतले जगह से जाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है, ये कंटिन्यूटी में भी देखा। बट द इंटरनल प्रेशर एट द सेम नैरो रीजन डिक्रीजेस। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है ना नैरो रीजन पे बढ़ती है, लेकिन नैरो रीजन पे जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दिस फिनोमिना is called as बर्नौलीज इक्वेशन। अब बर्नौलीज इक्वेशन में इस फिनोमिना को बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन इक्वेशन ये नहीं है। इक्वेशन निकालने के लिए बर्नौलीज ने क्या किया, तीन चीजों को रिलेट किया भी। एक नैरो सेक्शन पे उसने तीन चीजें ली। कौन कौन सी तीन चीजें? सबसे पहले वेलोसिटी, दूसरा उस जगह का प्रेशर, तीसरा उस जगह की हाइट। ठीक है, उसने इन तीनों चीजों को रिलेट किया। तो मैं आगे लिखता हूं, बर्नौलीज इक्वेशन relates the velocity at the point comma the pressure at the same point and the height of fluid at the same point above the reference level। तो बर्नौलीज ने क्या किया बच्चों लोग, बर्नौलीज इक्वेशन जो है ना तीन चीजों को रिलेट करता है किसी भी पॉइंट पे। कौन कौन से तीन चीजों को? एक वेलोसिटी, एक प्रेशर और एक हाइट को। अब ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है ये डिपेंड करता है या ये बेस्ड है वर्क एनर्जी थ्योरम पे। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द फ्लूइड फ्लो। अब यहां पे बर्नौलीज क्या बोल रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो ये बात साबित करने के लिए वो क्या बोलता है कि जो स्पीड इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है, तो उस वक्त जो प्रेशर है ना वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है एडजेसेंट फ्लूइड के ऊपर। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, सही बात है, लेकिन वो प्रेशर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है टू डू वर्क ऑन दी एक्सटर्नल और सराउंडिंग फ्लूइड एलिमेंट, इसलिए प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, सो यहां पे क्या प्रूव करने की कोशिश करेंगे हम लोग, Bernoulli tried to prove that the net work done on the fluid by the pressure of the surrounding fluid is equal to the sum of kinetic and potential energies। तो बर्नौलीज क्या प्रूव कर रहा है, प्रेशर कम होने के पीछे वो रीजन ये दे रहा है कि जो प्रेशर है ना वो वर्क डन करने के लिए यूज हो रहा है। एक फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर जो प्रेशर है वो सराउंडिंग फ्लूइड का प्रेशर है और वो वर्क डन करेगा। और वो वर्क डन कैसे दिया जाएगा, इट इज गिवन एज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो आई एम रीड करता हूं मैं, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, बर्नौलीज ट्राइड टू प्रूव दैट द नेट वर्क डन ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट बाय द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड is equal to the sum of kinetic energy and potential energy। ठीक है, अब इसको समझने के लिए बर्नौलीज ने ये डायग्राम लिया, तो मैं ये डायग्राम बनाता हूं।
ठीक है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। इसकी हाइट यहां से h1 है, इसकी हाइट यहां से h2 है। ठीक है, तो अब कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं हम लोग। लेट v1 and v2 be the velocities of fluid at point P and Q respectively। ठीक है, लोअर पॉइंट P एंड अपर पॉइंट Q की वेलोसिटी। नेक्स्ट, A1 and A2 be the areas of the section at point P and Q respectively। ठीक है, तो यहां की वेलोसिटी v1, यहां की वेलोसिटी v2, यहां का एरिया a1, यहां का एरिया a2। कोई तकलीफ यहां पे? बस नोटेशन दे रहे हैं हम लोग चीजों को। नाउ नेक्स्ट, P1 and P2 be the pressure at point P and Q respectively। ठीक है, यहां पे प्रेशर P1 है, यहां पे प्रेशर P2 है। अब इस प्रेशर की वजह से क्या डेवलप होगा? प्रेशर फोर्स डेवलप होगा। उसके पहले हम बोलते हैं ये D1 और ये D2। D1 and D2 be the distance traveled by fluid at point P and Q over time dt। ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूं, डैनियल बर्नौली साइंटिस्ट है, स्विस साइंटिस्ट। इसने क्या किया? इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। यहां पे इसने देखा कि नैरो सेक्शन पे अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसी सेक्शन पे, उसी पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है? कम होता है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? बर्नौलिस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, बर्नौलिस ने क्या कोशिश की? यहाँ पे बर्नौलिस ने तीन चीजों को रिलेट करने की कोशिश की। सबसे पहला, वेलोसिटी एक पॉइंट पे, फिर उसी पॉइंट पे प्रेशर, और फिर उसी पॉइंट पे हाइट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लेवल। ठीक है, बर्नौलिस का जो प्रिंसिपल है ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ फ्लूइड फ्लो। नाउ बर्नौलिस क्या करने की कोशिश कर रहा है? बर्नौलिस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रेशर जो बढ़ने वाला था वो इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वो जो प्रेशर है वो प्रेशर यूज हो रहा है वर्क डन करने के लिए, और वो वर्क डन दिया जाता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमने ये फ्लूइड बनाया, फ्लूइड सेक्शन। यहां पे हमने बोल दिया V1 V2 वेलोसिटीज एट P and Q, A1 A2 एरियाज एट P and Q, देन P1 P2 प्रेशर एट P and Q। ठीक है, देन D1 D2 डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्लूइड एट P and Q ओवर टाइम dt। यहां तक अभी हमने देखा है। अब मैं इसको आगे लेके चलता हूं। अब देखो D1 D2 हो गया। नाउ P1 A1 and P2 A2 be the forces at P and Q। यहां से फोर्स P1 A1 जाएगा और यहां से फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में P2 A2। क्योंकि ऐसा क्यों?
क्योंकि मुझे पता है प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो F1 विल बी P1A1 एंड F2 विल बी P2A2। सो दिस इज नथिंग बट प्रेशर फोर्स, ठीक है, एट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। ये हो गया। अब हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन देखा, कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या बोला, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। सो बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन the volume dV of the fluid over the time dt is constant। तो ये कैसे दिया जाएगा फिर, dV is equal to over the time dt, फ्लूइड कितना फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। तो कितना फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे फ्लो हो रहा है A1D1 वेलोसिटी के बदले और A2D2, ठीक है। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन से है। नाउ अब यहाँ पे आप समझो कि ये जो फ्लूइड है ना बच्चा लोग, ये एक आइडियल फ्लूइड है। अगर ये एक आइडियल फ्लूइड है तो इसमें कोई भी इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। एज द फ्लूइड कंसीडर is ideal, therefore there is no internal friction, ठीक है। सेकेंड, अब जैसा फ्लूइड, मान लो पानी जैसा फ्लूइड है, वाटर जैसा फ्लूइड है, तो वाटर के लिए अपने को पता है बच्चा लोग, वाटर जैसे फ्लूइड के लिए जो विस्कस फोर्स होता है या जो विस्कोसिटी में लॉस होता है वो भी क्या होता है, निग्लेजिबल होता है। सो फॉर द फ्लूइड लाइक वाटर द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू विस्कस फोर्स इज निग्लेजिबल। तो यहां पे विस्कस फोर्स की वजह से भी जो एनर्जी लॉस होने वाली है वो निग्लेजिबल है। तो अब ना इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल फ्रिक्शन है, ना विस्कस फोर्स है, तो जो बचा हुआ फोर्स है, ओनली नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स जो बचता है वो क्या है, प्रेशर फोर्स ही बचता है अभी, ठीक है। सो द ओनली नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स remains is the pressure force which does the work on the fluid element। तो देखो बाकी सारे फोर्स जो है एलिमिनेट हो गए, सिर्फ क्या बचा, प्रेशर फोर्स बचा। तो वर्क डन जो है फिर कैसे दिया जाएगा, वर्क डन जो है W इज इक्वल टू, वर्क डन जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन अब यहाँ पे सब फोर्स एलिमिनेट हो गई, बची प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स कैसे दिया जाता है, P1A1 यहाँ पे और वहां पे P2A2, तो इट विल बी P1A1 फोर्स हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है D1 माइनस P2A2 D2। अच्छा अब माइनस क्यों लिया, ये थोड़ा ध्यान देना, यहां से फ्लूइड ऊपर की तरफ प्रेशर फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन यहां से नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ऊपर जाने वाला पॉजिटिव और नीचे जाने वाला नेगेटिव, ये वर्क डन हो गया, ठीक है। कोई तकलीफ इसमें, लेट इट बी इक्वेशन 1। जाता हूं आगे। नाउ इसी को मैं थोड़ा सा है ना चेंज भी कर सकता हूं, मुझे पता है ये A1D1 और A2D2 इक्वल है ना बच्चे लोग आपस में, और किसको इक्वल है, ये dV को। तो यही वर्क डन को मैं ऐसे लिखूंगा P1, ठीक है, माइनस P2, या पहले मैं लिख देता हूं P1 A1D1 के बदले dV माइनस P2 A2D2 के बदले भी dV, देन आई विल टेक dV एज कॉमन। सो दिस इज वर्क डन, लेट इट बी इक्वेशन 1, ठीक है, समझ में आया। तो वर्क डन तो हो गया है, अब मेरे को बताना है कि ये वर्क डन किसको इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि यही बोला ना उसने कि जो प्रेशर फोर्स है वो वर्क कर रहा है और जो वर्क हो रहा है वो किसको इक्वल है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो वर्क डन हो चुका है, अब आगे की बात करते हैं।
बहुत ही सिंपल है, थोड़ा लेंथ है लेकिन समझो, लॉजिकली बहुत सही इक्वेशन है ये। नाउ प्लीज सी, नाउ वी नो, यहां पे अपने को बोला है जो वर्क डन है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी दो जगह पे ना, एक यहाँ पे P पे बिगिनिंग पे और एक यहाँ पे एग्जिट पे Q पे। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी एट द बिगिनिंग, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी Ke1 बोलेंगे हाफ m v1 स्क्वायर होगा, बिगिनिंग पे वेलोसिटी v1 थी। ठीक है, नाउ v1 वेलोसिटी थी, सही बात है, लेकिन मुझे पता है ना मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ डेंसिटी रो वॉल्यूम dv, ठीक है, इंटू v1 स्क्वायर। नेक्स्ट, एट द एंड ओवर टाइम dt, Ke2 क्या हो जाएगा, अभी Q पॉइंट की बात हो रही, P पे ये हो गया v1 था, अब Q पे क्या होगा, v2 वेलोसिटी होगा, v2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ, फिर से m के जगह पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम रो dv और ये v2 स्क्वायर एज इट इज, है ना, याद रखना मास जो है वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है, डेंसिटी इज रो और वॉल्यूम dv। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, डेल्टा Ke विल बी Ke2 माइनस Ke1, तो Ke2 क्या है बच्चा लोग, हाफ रो dv, ठीक है, इंटू v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो dv इंटू v1 स्क्वायर, सो हाफ रो dv कॉमन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, दिस इज नेट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास, अब बचा पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी कैसे दिया जाता है बच्चा लोग, पोटेंशियल एनर्जी दिया जाता है mgh से, सो वही कैलकुलेट करेंगे फिर से एट बिगिनिंग और एट एंड ओवर टाइम t। सो एट द बिगिनिंग क्या होगा, बिगिनिंग पे P1 बोल देंगे, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। अब अगर डायग्राम देखोगे तो P पॉइंट पे हाइट क्या लिया था हमने, h1 लिया था, तो इसको h1 बोलेंगे। ठीक है, मुझे पता है मास फिर से क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, फिर ये gh1 एज इट इज, देन एट द एंड ओवर टाइम dt क्या हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा, दैट इज mgh2, m फिर से रो dv, ये g एज इट इज, h2 एज इट इज, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, P2 माइनस P1, P2 ये है रो dv g h2 माइनस रो dv g h1। सो व्हाट आई विल डू, सब कुछ कॉमन है h को छोड़ के, सो नेट पोटेंशियल एनर्जी नाउ बिकम्स, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, बिकम्स रो dv g h2 माइनस h1, लेट इट बी इक्वेशन 3। ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन I। अब सारी चीजें हम इक्वेशन इसमें डालेंगे, तो पुट इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इन इक्वेशन I। तो देखो I क्या था, W था, W के जगह पे क्या डालूंगा, ये, तो सही से अभी इक्वेशन फ्रेम करने का टाइम आ गया। देखो P1 माइनस P2 इंटू dv, ये W की जगह पे डालूंगी, इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक के बदले, ये काइनेटिक है, पहले काइनेटिक डाल रहा हूं, उसके बदले ये हाफ रो dv v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, फिर प्लस p के बदले ये रो dv g h2 माइनस h1। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो सब जगह से क्या कट रहा है बच्चा लोग, सब जगह से dv कट रहा है ना, सी dv 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 विल गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ, ये रो बचा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस और रो बचा g h2 माइनस h1। नाउ विल ओपन द ब्रैकेट्स, तो P1 माइनस P2 हियर इट विल बी हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो g h2 माइनस रो g h1। ठीक है, जो नेगेटिव है वो उस तरफ भेज के पॉजिटिव करेंगे, जैसे कि ये माइनस है उधर जाएगा प्लस, ये दो माइनस है इधर आएगा प्लस।
तो ये P1 एज इट इज, ये माइनस हाफ रो V स्क्वायर है, इधर से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो हाफ रो V2 स्क्वायर अपना V1 स्क्वायर, ये भी माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा रो G H1 इज इक्वल टू, अब ये P2 माइनस है उधर क्या प्लस होगी, ऑलरेडी उधर ये है हाफ रो V2 स्क्वायर और ये भी है रो G H2। तो देखो ना क्या मिला, इसका मतलब क्या है, ये P1 इधर P2, इधर हाफ रो V1 स्क्वायर, इधर हाफ रो V2 स्क्वायर, इधर रो G H1, इधर रो G H2, दैट इज P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G H इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ, ये है आपका बर्नौलीज इक्वेशन, ये है आपका बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन था। तो बर्नौलीज का स्टेटमेंट क्या है बच्चा लोग, अभी समझो। बर्नौलीज का स्टेटमेंट ये है कि कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है तो उसका जो वर्क डन है बाय प्रेशर, ठीक है, वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड इज इक्वल टू द सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं इसका, स्टेटमेंट, ओके। क्या है देखो, द वर्क डन बाय द फ्लूइड work done on the fluid by the pressure of the surrounding fluid is equal to the sum of changes in kinetic and potential energies per unit volume, ठीक है। ये बर्नौलीज का स्टेटमेंट है बच्चों। तो देखेंगे तो लेंथ लगता है लेकिन है बहुत ही सिंपल, देख लो इसको अच्छे से समझ लो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बर्नौलीज, जब इंजीनियरिंग करते हैं आप आगे जाके तो बर्नौलीज का बहुत बड़ा रोल है फ्लूइड में, याद रखना ये, ठीक है।